पहले आप कुछ हेडलाइंस पर गौर करिए। पहाड़ा याद नहीं था, मैडम ने बच्चों से पिटवाया। मुजफ्फरनगर केस में टीचर पर एफआईआर। मुजफ्फरनगर में महिला शिक्षक ने बच्चे को उसके सहपाठियों से लगवाए थप्पड़, वीडियो वायरल। ब्लैक बोर्ड पर लिखा जय श्री राम। कठुआ में छात्र की बेरहमी से पिटाई। मुजफ्फरनगर के बाद अब छतरपुर में कड़ा पहनने पर टीचर ने छात्र की कर दी पिटाई। और कोटा में 24 घंटे में 2 और छात्रों ने किया सुसाइड। कोचिंग सेंटरों में रूटीन टेस्ट पर 2 महीने के लिए लगी रोक। अगर आपको ये खबरें सिर्फ हेडलाइंस दिख रही हैं तो आप गलत हैं। ये देश के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। आगे बात करेंगे, पहले एक डिस्क्लेमर। हर माध्यम की तरह यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे टीपने के खिलाफ यूट्यूब बहुत सख्त है। कहीं भी कोई किसी का ओरिजिनल माल चुरा कर अपना बता दे तो एक्शन लेता है। अगर कंटेंट में सुसाइड और अब्यूज़ जैसी बातें हैं तो उसकी पहुंच को सीमित करता है, क्योंकि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुरा हो सकता है। हमारे जैसे क्रिएटर्स को इन पॉलिसीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। कंटेंट को उस हिसाब से बनाना पड़ता है कि हम अपनी बात भी कह दें और पॉलिसी का उल्लंघन भी ना हो। लेकिन आज हम बचते बचाते भी कई ऐसी बातें कहेंगे जो सख्त होंगी, और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बात हमारे भविष्य की है, इसलिए कहना ज़रूरी है। बात हमारे बच्चों की है। बात कोटा की है, जहां 8 महीने में 24 बच्चों ने अपनी जान ले ली। बात कठुआ की है, जहां एक बच्चे को बोर्ड पर जय श्री राम लिखने के चलते पीट दिया गया। बात मुजफ्फरनगर की है, जहां एक शिक्षिका ने बच्चे को मुसलमान होने की वजह से उसी के दोस्तों से पिटवाया। ये दावा है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। पहले बात कोटा की, जहां पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। राजस्थान के कोटा में रविवार को नीट की तैयारी कर रहे 2 और छात्रों ने खुदकुशी कर ली। आविष्कार शंभाजी कासले उम्र 17 साल और आदर्श राज उम्र 18 साल। पुलिस की जानकारी के मुताबिक 4 घंटे के अंदर ही ये दोनों घटनाएं हुई। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 अगस्त को आविष्कार जवाहरनगर स्थित अपने कोचिंग सेंटर गया, कोचिंग का साप्ताहिक टेस्ट दिया और फिर बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। संस्थान के कर्मचारी कासले को अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के 4 घंटे बाद शाम 7 बजे कुन्हाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र बिहार के आदर्श ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगा ली। इन 2 घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटर्स को आदेश दिया कि वो अगले 2 महीने तक अपने संस्थान में कोई टेस्ट ना करवाएं। इन दोनों घटनाओं को मिला दें तो अब तक केवल इस साल में 24 बच्चों ने अपनी जान ले ली है। आपको स्क्रीन पर आंकड़ा नज़र आ रहा है। 2022 में ये संख्या 15 की थी, और साल दर साल का डेटा देखिए। इसमें बीच में 2 बरस आपको नज़र आ रहे होंगे, 2020 और 21, जब आंकड़ा 0 पर है। पर ज़्यादा तसल्ली की ज़रूरत नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए थे और कोचिंग सेंटर भी ऑनलाइन मोड में चल रहे थे। डेटा देखकर पता चलता है कि महामारी के बाद से इस तरह की घटनाएं 60% बढ़ गई हैं। और जब हम संख्या या डेटा कह रहे हैं तो आप याद रखिए कि ये घटनाएं, ये संख्या सोचते, जागते, तैयारी करते बच्चों से संबंधित हैं। कोटा को आम जबान में कोचिंग कैपिटल कहा जाता है। मुख्यतः आईआईटी और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तैयारी के लिए हर साल 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कोटा जाते हैं, और शहर की अर्थव्यवस्था भी कोचिंग पारिस्थितिकी तंत्र के इर्द गिर्द घूमती है। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी तो प्रशासन ने भी कुछ कदम उठाए। कोटा के सभी छात्रावासों और पीजीज में स्प्रिंग वाले पंखे लगाए जा रहे हैं। हॉस्टल की बालकनियों और लॉबी में एंटी सुसाइड नेट लगाए जा रहे हैं ताकि छात्र कूद ना पाएं। पर यहाँ भी कोई समस्या की जड़ तक जाना नहीं चाहता। हॉस्टल मालिकों ने कहा कि नेट लग जाएं और स्प्रिंग वाले पंखे लग जाएं तो उनका परिसर सुसाइड प्रूफ हो जाएगा। छात्र फंदा लगा ले तो स्प्रिंग उसका भार झेल ले, या कूदे तो कूद ना पाए। सरकार और प्रशासन इसी की जुगत में लगा है। इस बात पर ध्यान कम है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है। अब आपके मन में एक लाजमी सा सवाल आएगा, सरकार ने क्या किया? आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हालिया बयान सुनिए। अब आप बताइए, आप 10वीं पास बच्चों को, 10वीं पास भी नहीं क्या होता, उन बच्चों को बुला लेते हैं, डमी क्लासें लगती है उसकी। मतलब बताइए कितना क्राइम कर रहे हो आप लोग, कि आप जो है ऐसा हो गया जैसे आईआईटी बन गया तो खुदा बन गया देश के अंदर। वो माहौल नहीं है वो। और वो आप जो है 90 पास की नहीं और कोचिंग क्लास में आ जाते हैं। वो पेरेंट की भी गलती है और कोचिंग क्लासेस की शर्तों की गलती है। आप उनकी डमी नाम भरवा करके आप उनको कोचिंग करवा रहे हो, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं वहां पर। तो ठीक है, किसी वक्ता ने भी कहा था, एक तरफ तो उसको 9वीं पास 10वीं पास करनी है, उसका भाड़ा लगे, वो भी तो आपका वो जो एग्जाम होता है बोर्ड का होता है,
तो 10वीं पार 11वीं पार 12वीं अलग करो, साथ में कोचिंग पढ़ाई करो, तो अपना पैसे बढ़ जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां हैं खामियां उसको आप दूर करें। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको, बशर्ते कि आप ये सिस्टम जो बन गया है समय के साथ बन जाता है, कई बार गलती भी होती है, सुधारने का वक्त आ गया है, क्योंकि बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि वो कोटा में बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। सिस्टम सुधारने की बात कह रहे, कमेटी बनवा रहे, रिपोर्ट तलब कर रहे, लेकिन ये सिस्टम है किसका? क्या हम और आप इसका हिस्सा नहीं है? आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आईआईटी जाने से कोई खुदा नहीं हो जाता, लेकिन आईआईटी आईआईएम का हवा किसने बनाया? सफलता की परिभाषा को सीमित किसने किया? किसी भी कीमत पर सफलता का चंदन किसने घिसा? कोटा मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख हैं डॉक्टर भरत सिंह शेखावत। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि मौतों की खतरनाक दर को रोकने के लिए कोचिंग वालों और माँ बाप दोनों के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में बीते 20 साल से वो राजस्थान सरकार को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बच्चों की उम्र को लेकर भी एक बहुत ज़रूरी बात कही। जो छात्र 15 या 16 साल में ही कोटा आ जाते हैं वे स्कूल के फ़ायदों से छूट जाते हैं, मसलन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और दोस्ती। डॉक्टर शेखावत का सुझाव है कि कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए, ताकि परिपक्व होने से पहले ही छात्रों को प्रतियोगिता और कठिनाइयों में न धकेल दिया जाए। ये अलग अलग कारण है। हम ये कहना कि कोई एक कारण है नहीं। अगर हम इसे कारण के तौर पर देखें तो जो बेस्ट तरीका होगा देखने का, सिंपल और पार्सिमोनियस तरीका, सरल तरीका होगा कि इसको बायो साइको सोशल लेंस से देखना जरूरी है। पहला चीज बायोलॉजिकल, एक इंसान की बायोलॉजिकल प्रेडिस्पोजिशन ज्यादा हो सकती है किसी दूसरे के मुकाबले। दूसरा, बायोलॉजिकल प्रेडिस्पोजिशन के साथ बायोलॉजिकल मेंटेनिंग फैक्टर, मतलब बायोलॉजी का मतलब हमारा होगा कि जो उसका बनावट है, चाहे वो जेनेटिक बनावट हुई, चाहे उसकी शारीरिक बनावट हुई, उसको प्रिडिस्पोज या रिस्क है उसके, दूसरा कुछ उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज। दूसरा फिर हमारा हो गया साइकोलॉजिकल प्रिडिस्पोजिशन है कि आपका सोचने का या सोच आने का जो तरीका है, आपके बिलीफ, आपके विश्वास, जैसे अचीवमेंट को लेकर आप सोचते क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या है आपका, फेलियर को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रेडिस्पोजिशन होगी। आपकी एंजाइटी, घबराहट की सेंसिटिविटी कितनी है, आपके डिप्रेशन का जो मापदंड है, थ्रेशोल्ड है, वो क्या है। सिमिलरली तीसरा आपका हो गया सोशल पर्सपेक्टिव इसका, कि सोशल प्रेडिस्पोजिशन, आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें कितना अचीवमेंट ओरिएंटेशन है। आप एक ऐसी फैमिली में से आ रहे हैं जहाँ सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे आईएएस हैं, सारे के सारे इंजीनियर्स हैं, ऐसे लेके उस फैमिली में कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कि अब अगर इसी कंटेक्स्ट में आप मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल वीडियोस तो अगर आप डाल दें तो बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरा रवैया सख्त है उनकी तरफ, बट मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके बोल सकता हूँ कि कई जगह पर बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। जब आप किसी को बोल देते हैं कि आप इस चीज के लिए सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, इस चीज के लिए सिर्फ आपको ताकत चाहिए, विल पावर चाहिए, आपको सोना भूल जाना है, आपको खाना भूल जाना है तो हो जाएगा, सिर्फ आप सोच लो मन में, आप सिर्फ इसको, और कुछ नहीं करना है तो आप इसको सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो एक चलन चल गया, और रील्स के माध्यम से भी, छोटी छोटी रील्स। पहले ये था कि अगर एक मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो पूरे का पूरा 3 घंटे का नैरेटिव देता था, तो हो सकता है फिर भी इंसान उसे पूरा सुने। छोटी रील्स पे छोटी बात सुन के लोग भावुक ज्यादा हो रहे हैं। छात्रों की सारी समस्याओं को कवर करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन इंडिया टुडे से जुड़े देव अंकुर ने ग्राउंड से कुछ खबरें की जिनसे मालूम पड़ता है कि प्रेशर किस चीज़ का है। देव अंकुर की रिपोर्ट में कुछ कहानियां हैं जिनसे वजहें पता चलती हैं। एक एक लाइन में कहानियों का सार बताते हैं। कुछ महीने पहले झारखंड से राजस्थान के कोटा आई 16 साल की सौम्या कुमारी कहती हैं कि झारखंड में 2-4 घंटे पढ़ाई कर स्कूल में टॉपर बन गई थी, खुश थी, पर यहाँ टॉप 20 में भी शामिल नहीं हुई, यानी कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आईआईटी जेईई की तैयारी कर रही इशिता का कहना है हर जगह के माहौल में अंतर होता है और कभी कभी छात्र तालमेल नहीं बिठा पाते, साथ में माता पिता की अपेक्षाओं का प्रेशर तो होता ही है। मध्य प्रदेश के सागर से आए धीरज ने बताया कि साथियों का भी प्रेशर होता है, कौन कितना पढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, इस पर दिमाग लगा रहता है। इसमें माता पिता की अपेक्षाओं को लेकर एक बात पर और गौर करने की ज़रूरत है। गरीब पृष्ठभूमि से आए छात्रों को कोचिंग के लिए भी लोन लेना पड़ता है। ये लोन अपेक्षाओं के भार को दोगुना कर देता है। सरकार और छात्रों का पक्ष हमने बताने की कोशिश की, कोचिंग सेंटर का क्या पक्ष है ये समझने के लिए हमने बात की इमोशन एजुकेशन कोचिंग के नितिन विजय से। हमने उनसे पूछा क्या कारण है, सुनिए उनका जवाब।
2 रीजन मेजर होते हैं, इनके आगे के रीजन हो सकते हैं बट ये बैकएंड पे यही होते हैं। वन इज द पेरेंट प्रेशर, सेकंड इज द पर्सनल एक्सपेक्टेशन। अब जो पेरेंट प्रेशर है और पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, ये पर्सनल एक्सपेक्टेशन कई वजह से होती है कि भाई मैं 10th तक 95% के ऊपर लाता था, जब यहाँ पे कोटा में आया तो मैं तो क्लास का टॉपर था, क्लास का टॉपर तो मैं रहा नहीं। क्योंकि यहाँ अगर मैं बच्चों को हम एक बात बोलते हैं ओरिएंटेशन में हमेशा कि भाई अगर 13 साढ़े 13 लाख स्कूल है देश में, तो साइंस की कम से कम 14-15 लाख क्लासें हैं, तो हर क्लास का कोई टॉपर है, वो सारे थोड़ी सिलेक्ट हो जाएंगे। सो अगर आप अपने क्लास के टॉपर रहे, अपने स्कूल में बहुत अच्छा आपने करा था, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ये अलग प्रक्रिया है, ये समझाना उनको आवश्यक होता है। तो पर्सनल एक्सपेक्टेशन बच्चे की कई बार हो जाती है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम जैसे ऐसे कल्चर में अब आ गए हैं, जब बच्चे को हम वो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम कर लेते हैं बचपन में, तभी हम उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हम ऐसे कल्चर में बिल्ट हो गए जहाँ पहले तो आप और हम जब छोटे थे तो मार खाते थे, अब हमारी परिपाटी पूरी बदल गई है। हम क्या करते हैं कि बच्चे ने थोड़ा सा भी अच्छा काम कर लिया उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, गलती कर दे तो डांटते भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, सबके अपने फायदे नुकसान है, बट इसका एक ये मुझे लगता है कि इस परिपाटी का एक ये नुकसान हमें महसूस हो रहा है। दूसरा पेरेंट प्रेशर और पेरेंट रिलेशनशिप। जैसे अगर मैं वो बताऊं तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक बच्ची को मैंने देखा तो रोने लग गई मुझे मेरे देखते ही। मेरे को लगा यार हो सकता है प्रेशर वो बहुत पड़ेगा। मैंने उसे क्लास के बाहर बुलाया, उससे बात करी, तो उसने बोला कि सर है ना मेरे फादर मदर बहुत लड़ते हैं। तो उसके फादर मदर की रिलेशनशिप उसको इम्पैक्ट कर रही थी। या कई बार बच्चे की खुद की पर्सनल रिलेशनशिप भी किसी से ऐसे हो जाती है जो टूट जाती है, बच्चे को पता नहीं पड़ता कि हाउ टू हैंडल ब्रेकअप। ये मेजर रीजन है। अब जैसे पर्सनल एक्सपेक्टेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नंबर कम आ रहे हैं तो पर्सनल एक्सपेक्टेशन है ना, या मेरा दोस्त मुझसे आगे चला गया तो वो एक पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मैं इससे ऊपर होना चाहिए। नितिन विजय, एनवी सर मुख्यतः 2 ही वजहें बता रहे हैं, बच्चे की खुद से अपेक्षाएं और माता पिता की अपेक्षाएं। पर बात बस इतनी नहीं है। आप देखते होंगे कोचिंग के सामने बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, टॉपर्स की लिस्ट बनाई जाती है, फूल मालाओं से सराहा जाता है, बहुत सत्य कहें तो उनकी सफलताओं को बेचा भी जाता है। इससे कोचिंग को फ़ायदा होता है, लेकिन फिर इसी से जन्म होता है कॉम्प्लेक्स का। रैंक के हिसाब से अलग अलग क्लासेस। अब 2 बच्चे जो एक साथ सोते खाते पढ़ते लिखते हैं, वो 2 अलग अलग क्लासों में हैं। क्यों? क्योंकि बीते संडे वाले टेस्ट में एक को ज़्यादा नंबर आए और दूसरे को कम। बच्चों को लगने लगता है कि सफलता का सिर्फ एक ही पैमाना है और एक ही परिभाषा की एग्ज़ाम निकल जाए, और जब उन्हें ये एग्ज़ाम निकलता हुआ नहीं दिखता तो वो हताश हो जाते हैं, निराश होने लगते हैं। आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कितना भी मोटिवेशन ठेल दें, हर व्यक्ति की मनोदशा और क्षमता अलग है। आप उन्हें केवल कुछ प्रतीकों की कहानी सुनाकर मोटिवेशन के बूते पार नहीं लगा सकते। इसीलिए हमने ये सवाल पूछा कि एक शिक्षक के तौर पर वो इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका है। जाहिर सी बात है कि इसमें हम कोचिंग संस्थानों को भी बहुत काम करने की जरूरत है। ईश्वर की कृपा से मोशन में आज तक कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई, पर कोई गारंटी किसी भी बात की नहीं हो सकती। पर जो छोटे छोटे काम हम करते हैं जिससे ये होता है, हम बच्चे को पहले दिन से एक बात बोलना चालू करते हैं। जैसे अगर आप हमारा ऐड देखेंगे तो हम परसेंटेज को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट रैंक आए, 10 रैंक आए, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए 1000 रैंक तक, सबके इक्वल फोटोग्राफ लगते हैं। ये हमें करने की आवश्यकता है। हम क्लासेस में स्टार परफॉर्मर बनाते हैं। स्टार परफॉर्मर मतलब किसी की रैंक अगर 700 आई है और अगले टेस्ट में 500 आ गई है तो भी उसे अप्रिशिएट करा गया है, टॉपर्स को नहीं, बल्कि उनके फोटो लगाए गए। तीसरी एक और बात जो हम बच्चों को लगातार बोलते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, कि असली सफलता ये जो प्रक्रिया है ना 12 से 15 घंटे रोज पढ़ने की, इसमें लाई करती है। सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है। एक लक्ष्य को लेकर मेहनत करना, फोकस होकर मेहनत करना, मुझे लगता है बच्चे को समझाना आवश्यक है कि वो एक लक्ष्य को देखकर मेहनत करने की जो प्रक्रिया है, असली सफलता उस जगह पे है। हो सकता है जब हम कभी एक मेहनत करते हैं तो उसमें आउटकम जैसा हमने डिजायर करा हो वैसा आए, और हो सकता है वैसा ना आए। अगर हमें सिखाने में उनको सक्षम हो पाए, जाहिर सी बात है इसके लिए हमें कोचिंग संस्थानों को बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जो हम कर भी रहे हैं। पर अब समय आ गया है कि हम सिर्फ टॉप 10 टॉप 100 को हाईलाइट करके ग्लैमराइज करें। इससे बेहतर है कि हम उन्हें भी ग्लैमराइज करें। जैसे मैं आप छोटी सी बात बताता हूँ जिससे हमारे यहाँ बहुत इंपैक्ट आया। हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को भी बुला रहे हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए पर वो जीवन में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है जो बहुत बढ़िया गाना गाता है, अब वो बहुत अच्छा फेमस है, मतलब बढ़िया कर रहा है। वो बेसिकली जो वो सिंगर्स के साथ जो टीम में होता है उसमें है वो। तो मैंने उसको बुलाया, उससे गाना गवाया और बच्चों को बताया कि क्योंकि ये मेहनती था, भले सेलेक्ट नहीं हुआ, कोटा में पढ़ के गया, पर वो अच्छा कर रहा है। मेरे हिसाब से जब हम टॉपर्स को ग्लैमराइज कर रहे हैं तो हम ऐसे लोगों को भी ग्लैमराइज करने की आवश्यकता है जो भले सेलेक्ट ना हुए हों पर जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई कारण हैं। सर के पार कंपटीशन, माता पिता की अपेक्षाएं, असफल होने का डर, घर से अलगाव, 14 घंटों का दिन, 7 दिन का हफ्ता, कोई छुट्टी नहीं, संडे को भी टेस्ट, ब्रेक लेने को जिल्लत और ग्लानि की तरह देखा जाता है, और दुनिया से कट जाने का भाव। ये सब मिलकर सर पर तनाव डालते हैं और बहुत बार ये तनाव चीने भी नहीं जाते। बच्चे खुद नहीं समझ पाते लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद करिए। पोस्टमार्टम में आता है कि गर्दन पर प्रेशर पड़ा, लेकिन सर का प्रेशर नापने की
कोई मशीन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। एक फिल्म का जिक्र किया, एक सीरीज़ का जिक्र करता हूँ। कोटा फैक्ट्री टीवीएफ ने बनाई, जिसमें दिखाया गया और कई हमारे जैसे लोग जो कभी कोटा नहीं गए उनको पता चला कि बच्चे किस परिस्थिति और किस प्रेशर में रहते हैं। हमने कोटा फैक्ट्री के राइटर्स में से एक अभिषेक यादव से बात की, ये समझने के लिए कि उन्होंने कौन से मंजर देखे जिन्हें कहानी में पिरोया। बंसल सर ने जो शुरू किया उसके बाद से वो इंडस्ट्री बनी है एंड सबसे ज़्यादा डेवलप्ड वही वर्ल्ड था। बाकी सब अगर मैं बोलूँ है तो कोचिंग इंडस्ट्री दिल्ली में भी, पंजाबी बाग में और अलग अलग जगह है, हर जगह उन्हें मिनी कोटा कहते हैं। अगर आप बोलो ना वहाँ जाओ तो वहाँ कोटा के टीचर्स वहाँ पहुँचते हैं जो फिर वहाँ नए टीचर्स को सिखाते हैं एंड ऑल दैट, ये सब होता है। तो कोटा तो ऑब्वियस चॉइस था कि यार अब आप इस आईआईटी प्रेपरेशन और हॉस्टल उस लाइफ में रहने का अगर आपको दिखाना है तो वही दैट्स द प्लेस टू बी, वहीं दिखाना चाहिए। सेकेंडली हमें जो जो वहाँ इतनी स्टोरीज मिली कोटा के अराउंड, वो थोड़ी डरावनी भी थी कुछ कुछ के। ये हमने हल्का सा एक ऐसी चीज दिखाई है जो बहुत लकी लोग जो होते हैं उनको मिलता है जीतो भैया, उनको ऐसा एक टीचर मिला। और आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं है ऐसे बहुत सारे, बट अगर किसी को नहीं मिला तो इट्स अ वेरी लोनली प्लेस टू बी इन। अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है, आप वैसे मोटिवेटेड नहीं है, तो बच्चा कभी भी आइसोलेट नहीं होना चाहिए। मेरा जो उस सीजन 1 के बाद 2 के बाद जो था कि बच्चा कभी आइसोलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आइसोलेट हो गया तो फिर उसकी सराउंडिंग्स, उसका जो पाथ है वो डिफाइन करती हैं। सराउंडिंग्स अच्छी है तो बचा लेंगी, बुरी है तो गिरा भी सकती हैं। कॉलेज जाने की होड़, बच्चों की दौड़, उसके बारे में हमने बताया। पर स्कूलों में क्या हो रहा है? जिस वक्त उन्हें शिक्षा और संवेदनशीलता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब उनके साथ क्या हो रहा है? मुजफ्फरनगर के वीडियो पर हम आएंगे, लेकिन पहले एक दूसरी खबर सुनिए। ये घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर 10वीं क्लास के एक छात्र ने जब ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया तो स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज और टीचर फारूक अहमद ने छात्र को बुरी तरह पीटा। पिटाई के चलते उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद कठुआ के बनी शहर में दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदर्शन होने लगे। मामले में एफआईआर दर्ज की गई। प्रिंसिपल और टीचर खिलाफ आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, 342 गलत तरीके से कैद, 504 जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हुआ क्या था? एफआईआर के मुताबिक घटना 25 अगस्त की। 10वीं के छात्र अपनी क्लास में थे। उनमें से एक ने जाकर बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया। जब फारूक जो टीचर थे क्लास में आए तो वो ये देखकर गुस्सा गए। उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स के सामने ही लड़के को ग्राउंड में ले जाकर बुरी तरह से पीटा। इसके बाद वे उसे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। फिर दोनों ने छात्र को कमरे में बंद कर दोबारा पिटाई की और लड़के से कहा कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे जान से मार देंगे। एफआईआर के मुताबिक अब बात उस केस की जो पिछले 3 दिनों से खबरों में छाया है, मुजफ्फरनगर। यहाँ पर टीचर एक बच्चे को क्लास के दूसरे छात्रों से पिटवा रही हैं और वो कहती हैं ज़ोर से मारो। थोड़ी देर बाद कहती हैं ऊपर कमर पर मारो, इसका गाल लाल हो रहा है। टीचर इस बच्चे को क्यों पिटवा रही? क्योंकि उसने 5 का पहाड़ा याद नहीं किया। मैडम कहती हैं 1 महीना हो गया और पहाड़ा याद नहीं किया। मैडम की उम्र 60 साल, जीवन का तजुर्बा उनके पास। वो बताएं क्या पूरी क्लास से पिटवाने से पहाड़े याद हो जाते हैं? इस वीडियो में एक और पहलू है जिस पर ज़्यादा विवाद हो रहा है। क्या बच्चे को इसलिए पिटवाया गया क्योंकि उसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ? वीडियो सामने आने के बाद कुछ ऐसे ही दावे किए गए। कहा गया कि टीचर ने दूसरे बच्चों से इसलिए पिटवाया क्योंकि उसका धर्म मुस्लिम है। फिर एक दावा ये किया गया कि टीचर क्लास में कह रही हैं कि मोहम्मदन माएँ अपने मायके चली जाती हैं और अपने बच्चों को साथ ले जाती हैं और बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक भी मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसा ही बताते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। जब टीचर से मीडिया ने इस बारे में सवाल पूछा तो उनका कहना था कि क्योंकि वो विकलांग हैं और बच्चे ने कई दिनों से काम पूरा नहीं किया था, इसलिए उन्होंने पीड़ित छात्र को बच्चों से पिटवाया। देखो, मैंने तो इस मकसद से उसे ना तो पिटवाया क्योंकि मैं विकलांग हूँ, और मैं तो उसे जो है जो याद नहीं करके लाया था। ये वो 2 महीने से कुछ नहीं याद करके ला रहा था। उनका थोड़ा सा इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे तो ये करेगा काम। क्योंकि हमारे स्कूल में जब बच्चा आ गया तो उसे पढ़ाना हमारा किस ढंग से हम पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, वो हमारा काम है। हम ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को। और हम एक टीचर हैं, एक टीचर को ये शोभा नहीं देता कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम तो हमारे यहाँ तो पूरा गांव हिंदू और मुसलमानों का ही है और सब फ्रेंडली रहते हैं यहाँ तो। पर घटना के अगले दिन का बच्चे का बयान है। मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि उसे 1 घंटे तक पीटा गया। पत्रकार पूछता है कि और क्या हुआ, तो बच्चा कहता है मैडम ने कहा कि ये मोहम्मदन है इसलिए जोर से मारो। वीडियो सामने आया तो
समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इसकी निंदा की। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अशरफ मदनी का कहना है कि देश में नफरत की जड़ें गहरी और मजबूत हो रही हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश की आबो हवा में नफरत का जो जहर घोला जा रहा था वो अब सर चढ़कर बोल रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर खिलाफ केस दर्ज किया, स्कूल को सील कर दिया और अखबारी रपटों के मुताबिक स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी योगी सरकार ने की है। यहाँ एक नज़र स्कूल पर भी डाल लेते हैं। जहाँ ये स्कूल है उस गांव में करीब 450 परिवार रहते हैं। पास में एक सरकारी स्कूल है और एक ये स्कूल जहाँ बच्चे को पीटा गया है। स्कूल का नाम है नेहा पब्लिक स्कूल। 1 से 5 तक क्लास लगती है और बात यह कि सारी क्लासेज एक साथ लगती हैं, मतलब 1 से 5 तक के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। इसकी वजह ये कि स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है और टेम्प्रेरी व्यवस्था के तहत सभी बच्चों को अभी एक साथ पढ़ाया जा रहा है। हालांकि ऐसा सरकारी प्राथमिक स्कूलों में भी देखा जा चुका है जब टीचरों की कमी की वजह से 2 क्लास या 1 से 5 तक की क्लास एक साथ लगाई जाती हैं। इन 2 स्कूलों के अलावा जो विद्यालय है वो गांव से दूर है और बताया जाता है कि उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है। इसीलिए बच्चे या तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर इस प्राइवेट स्कूल में। स्कूल को चलाती हैं तृप्ति त्यागी, जो इस पूरे मामले की आरोपी हैं। इस मामले में एक और अपडेट है। वीडियो वायरल करने के आरोप में ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो वायरल करके बच्चे की पहचान उजागर की गई है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि वीडियो बनाया किसने, और बनाया तो पीड़ित छात्र के चचेरे भाई ने था। वीडियो बनाने वाले का कहना है कि वो किसी दूसरे काम से स्कूल गया, वहाँ उसने देखा कि उसके भाई को टीचर दूसरे बच्चों से पिटवा रही, तो उसने वीडियो बना लिया। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर ये वीडियो बनाया नहीं जाता और लोगों के संज्ञान में नहीं आता तो फिर इस मामले के बारे में लोगों को पता चलता क्या, जहाँ पे धार्मिक आधार पर विभाजित कर प्रताड़ित करने का मामला है जो कि बेहद जघन्य है, एक शिक्षा परिसर में हो रहा है। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने के योग्य है। धार्मिक आधार को लेकर आरोपी की अपनी सफाई है, देखते हैं जांच में और क्या सामने आता है। पर एक और स्कूल है जहां का प्रकरण आपको जानना चाहिए, मध्य प्रदेश का छतरपुर। वहां भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। स्कूल में एक बच्चा कड़ा पहन कर गया। बचपने में बच्चों को शौक होता है इन सब चीज़ों का, आकर्षित होते हैं। और सिख धर्म में तो केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, इन्हें 5 मर्यादाएं कहा गया है। लेकिन इस स्कूल के एक टीचर को बच्चे का कड़ा पहनना पसंद नहीं आया, कड़ा उतरवा दिया। लोकल मीडिया के मुताबिक बच्चे ने इसका विरोध किया तो टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। मुजफ्फरनगर में पहाड़ा नहीं याद किया तो बच्चे से पिटवाया। कठुआ में जय श्री राम लिखा तो पीट दिया बच्चे को। छतरपुर में कड़ा पहनने पर पीट दिया। ये सब हो रहा है हमारे स्कूल में, जहाँ देश के भविष्य की नींव पड़ती है, जहाँ से बच्चे सपने देखना सीखते हैं। वो सपने नहीं जो कोटा जाकर उन्हें ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर करें, वो सपने जो भरपूर ज़िंदगी जीने की प्रेरणा दें, ताकि बच्चे सीख सकें कि आगे आने वाले बरसों में जब इसरो चंद्रयान 8 या 10 भेजेगा तो वो भी उन साइंटिस्ट की टीम का हिस्सा होंगे। देश में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ से बच्चों को पीटा नहीं जा रहा, बल्कि इससे इतर चांद तक पहुंचने के सपने दिखाए जा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई. Oh my God, very impressive. And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. Oh my God, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया। फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च। फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम। अच्छा, तो कब लॉन्च? And ma'am, this is my interest area also, space exploration. I have also been giving control on Luna 25 of Russia. ओह, लूना 25 को भी आप फॉलो कर रहे थे? Yes मैम। तो और जब- आर्टेमिस को भी मैम मैंने फॉलो किया था, नासा के। माय गॉड, इतनी कम एज में मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मतलब क्यों इंटरेस्ट आया? मेरे को एक चीज़ तो मैम मेरे को अपने पापा से आई है। पापा को भी स्पेस और साइंस में बहुत इंटरेस्ट है मेरे। और सेकेंडली मेरे को साइंस के साथ साथ स्पेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ रॉकेट, सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में। एंड मैम दी बेस जिसकी वजह से मैम मेरे को इंटरेस्ट है तो वो मंगल मिशन वाला मैम, जो मिशन मंगल मूवी है मैम।
वंश आज ये सपना देख रहे हैं। कुछ साल पहले हरियाणा के एक छोटे से जिले में नीरज नाम के लड़के ने भी एक सपना देखा था कि वो ऐसा भाला फेंके कि दुनिया देखती रह जाए, और दुनिया देख रही है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी सोना जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरे देश को उन पर गर्व है। वंश एस्ट्रोनॉट बनने का सपना क्यों देख पा रहे हैं? नीरज इतनी दूर भाला क्यों फेंक पा रहे हैं? क्योंकि उनके माता पिता उनके स्कूल, उनके शिक्षकों ने उन्हें इस काबिल बनाया। सिर्फ पीटा नहीं गया, उनके सामने एक धर्म को बड़ा या दूसरे को छोटा नहीं दिखाया गया। नीरज चोपड़ा इतने बड़े एथलीट कैसे बने? उनके पिता के बयान को भी सुनिए आप। उनसे पूछा गया, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नीरज के साथ सिल्वर जीता, उनका क्या सोचना है? तो नीरज के पिता का जवाब था, एशिया के लिए 2 मेडल आए हैं, पूरे एशिया के लिए ये गर्व की बात है। और यहीं से पैदा होती है वो उम्मीद जो हमें इस देश के सुनहरे भविष्य की झलक दिखाती है, जो बताती है कि इस देश की गलियों से निकलकर ऐसे तमाम नीरज चोपड़ा आने वाले हैं जिनका भाला चांद तक जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दें, उनके आज़ाद ख्यालों पर पाबंदियाँ इस तरह से ना लगाएं, उन्हें रंगों के हिसाब से वर्गीकरण ना करने दें, और रंग देखना ही हो तो हरा लाल भगवा ना देखें, तिरंगा देखें। उम्मीद की बात में आज बच्चों की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं निदा फाजली की एक नज्म, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसे सुना रहे हैं कुमायूं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उत्तराखंड के लोक गायक डॉक्टर रवि जोशी। शुभ रात्रि। हुआ सवेरा, हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं।